नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं विनोद शर्मा आपको एक सीरीज नोएडा के अनसुने किस्से में ले चलता हूं और नोएडा के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इस शहर की स्थापना कैसे हुई थी और क्या क्या क्षण थे वो गौरवशाली जब नोएडा बना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नोएडा जब बना था तो उसका दफ्तर दिल्ली में था। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर के शर्मा जी, जिनका पूरा नाम राजकुमार शर्मा जी है, जो नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैनों के साथ काफ़ी लंबे अरसे तक जुड़े रहे और उनको नोएडा की नब्ज भी कह सकते हैं। मैं अपने स्टूडियो में शर्मा जी का स्वागत करता हूं। शर्मा जी हमारे साथ हैं, आर के शर्मा जी। मैं उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार विनोद जी। आप नोएडा प्राधिकरण में कब आए शर्मा जी? 1985 में आया था। उससे पहले मैं बीएचईएल में था, उनका हेड ऑफिस था दिल्ली में, उसमें था। आने की भूमिका ऐसे हुई कि सेक्टर 17 में बीएचईएल की टाउनशिप है जी। और वहाँ पे जो टाउनशिप बनने के बाद हम लोग शिफ्ट कर गए थे, तो वहाँ की मूलभूत समस्याएं बनी हुई थी। हमें कोई वहाँ सुविधा नहीं मिल रही थी, ना रोड था, ना पानी मिल रहा था, ना सीवर ब्लॉक रहता था, बिजली जाती 3-3 दिन नहीं आती थी। तो हम मिलते रहते थे चेयरमैन से आके। जब मिलते रहते थे तो योगेश चंद्रा को पता नहीं मेरे में क्या उस वक्त दिखाई दिया, तो हम सब मिलके बाहर चले गए। तो उन्होंने मुझे रोक लिया और उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो, कहाँ हो, तो किस विभाग में हो। तो मैं सारा उनको बताया। मैं उन दिनों विजिलेंस में था और मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण केस डायरी देखता था। तब उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम नोएडा आ सकते हो। मैं कहा नहीं सर, मैं नोएडा नहीं आऊँगा। कह बीएचईएल को छोड़ के नोएडा कौन आना चाहेगा। हम चले गए और उन्होंने बाद में बीएचईएल में एक चिट्ठी भेज दी हमारे डायरेक्टर को कि हमें मिस्टर आर के शर्मा को डेपुटेशन दे दो। मैं वो चिट्ठी को प्रोसेस नहीं होने दी और उसको मैंने दाएं बाएं करा दिया। उसके बाद समस्याएं ऐसी इट इज बनी रही टाउनशिप की। तो हमारे डायरेक्टर और चेयरमैन मिलने आए, तो उन्होंने जब चेयरमैन नोएडा से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने आपसे एक आदमी मांगा था और आप हमें एक आदमी तो दे नहीं सकते और समस्याओं के लिए आप आ रहे हैं। हम आपकी सारी समस्याएं को दूर करेंगे, विकास का कार्य भी करेंगे, पर हमें इस आदमी को दे दो आप। तो उन्होंने जाके मुझे 1 घंटे पर रिलीव करके यहाँ भेज दिया। फिर उसके बाद मैंने 8 मार्च 1985 को यहाँ पे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये तो पूरा ही समस्याओं से भरपूर है। यहाँ पे 85 में लगभग 80 इंडस्ट्री ही फंक्शनल थी। अच्छा। और वो भी कुछ डर के माहौल में थी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे मैक्सिमम सारे क्या दिल्ली में ही रहते थे और वो उनको ये समस्या थी कि यहाँ पे हमें लोकली वो प्यार, वो सपोर्ट नहीं मिल रही है कि हम इंडस्ट्री को कैसे रन करें। तो चेयरमैन जो योगेश चंद्रा जी थे, उनका एक बड़ा अच्छा विजन था और वो फील्ड में ज़्यादा जाते थे, लोगों से मिलते थे, इंडस्ट्री में जाते थे और उनसे पूछते थे कि आपको क्या समस्या है, इंडस्ट्री चलाने में क्या क्या आपको हमारे से क्या चाहिए, राज्य सरकार से क्या आपको सहूलियत चाहिए, हम उसके लिए राज्य सरकार से भी बात करेंगे। ये सब बातें होती रही और लोग मिलते रहे। एसोसिएशन बन गई, नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, और एक रेगुलर डायलॉग शुरू हो गया और अलॉटमेंट भी होना शुरू हो गई और विकास होना शुरू हो गया। सबसे पहला विकास जो मैंने देखा था वो देखा था डीएससी रोड का। अच्छा। डीएससी रोड जो सेक्टर 1 का, जो जिसको राउंड अबाउट पहले कहते हैं, तो चौराहा है, यहाँ से लेकर छिलेरा तक सड़क की ऐसी हालत थी कि एक गाड़ी जा रही है तो दूसरी आ नहीं सकती थी। टूटी फूटी सड़क थी और चौराहों पे खंबे के साथ बल्ब लटके होते थे लाइट के लिए रात को। वो भी जब लाइट मिल जाए तो जल रहे हैं, नहीं मिल जाए तो नहीं जल रहे हैं, और हफ्ता हफ्ता पर नहीं भी जलते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें यदि इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना है तो हमें इन रोड के ऊपर पहले देखना पड़ेगा। और मुझे याद है कि उन्होंने बैंक से फाइनेंस करा के, बोर्ड से अप्रूव करा के, जबकि नोएडा के कुछ अधिकारियों ने उसका विरोध भी किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने फाइनेंस कराया, लोन लिया और ये रोड यहाँ से लेकर छिलेरा से भी आगे तक उसको ले गए और दोनों तरफ खंबे लगा के और लाइट लगा दी। और उस वक्त सोडियम वेपर लाइट लगती थी, वो लगाई उन्होंने। और लोगों को दिल्ली से जो उद्योगपति आना चाहते थे यहाँ पे, उनको खुद अपनी गाड़ी में लेके आते थे। कहीं मेरी ड्यूटी लगाते थे कि फलानी जगह चले जाओ, उस आदमी को लेके आओ।
हम लेके आते थे। तो इस तरीके से फिर विकास भी होने लग गया, सड़कें भी बनने लग गई, हमारी ज़मीन बिकने लगी तो पैसा आने लग गया। जब ज़मीन इंडस्ट्री के लिए बिकने लगी तो इंडस्ट्रियल लेबर भी आने लगी, तो हमें और भी आवासीय सेक्टर विकसित करने का मौका मिल गया। तो इस तरीके से इसका विकास होता रहा। मुझे याद है कि 1987 में जून में जब उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, स्थानांतरण दिल्ली हो गया भारत सरकार में, तो वो लगभग 3000 फंक्शनल इंडस्ट्री छोड़ के गए थे। अच्छा। और उसका 101% श्रेय उनको मिसेज उमा पेले थी और इंद्रानी सेन थी। उन्होंने बहुत मेहनत की है, तीनों ही अधिकारियों ने दिन रात एक किया था। और वो उनका मेन मकसद ये था कि आप महीने में उद्योगपतियों से एक बैठक तो जरूर करो, पर फील्ड पर रहो। और सबको सेक्टर बांट देते थे वो कि आप इन सेक्टरों में जाओ, लोगों से मिलो और उनको और क्या सुविधा चाहिए, उनकी जो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर है, एक्सट्रूडर है, उनको मकान कैसे चाहिए, उनको मकान बना के दो। और सब काम शुरू हो गया और ये आगे कारवां बढ़ता रहा। उस वक्त ये सारा ऑफिस जो है सेक्टर 6 के ऑफिस में होता, जब जहाँ हमने जब ज्वाइन किया था। और जब मैंने ज्वाइन किया था कारपोरेट हेड ऑफ इसमें सेक्टर 6 के अथॉरिटी के ऑफिस में बहुत कम स्टाफ होता जो रेगुलर था। ठेके पे भी बहुत ज़्यादा स्टाफ था, पर कुछ ऑफिस हमारे सेक्टर 18 में थे। प्लानिंग, इंजीनियरिंग सब वही थे। यहाँ तो सिर्फ फाइनेंस और एसीओ, डीसीओ और उद्योग विभाग यही होते थे, और बैंक होता था नीचे, कैनरा बैंक। उनके बाद ब्रजेन सहाय आए, उनके बैचमेट थे। उन्होंने उस काम को बहुत आगे बढ़ाया फिर, और इसी तरीके से उद्योग चलते रहे, बनते रहे। और उसके साथ साथ फिर ये सोचा गया कि उद्योग तो हम बना रहे हैं, हम क्यों ना ऐसी की प्रदर्शनियां भी लगाएं जिससे कि लोगों को और अटेंड करें यहाँ पे, और यहाँ के प्रोडक्ट हैं उनकी भी अच्छी मार्केटिंग स्पेस मिल सके। तो हमने सेक्टर 6 के योगेश के टाइम पे ही एक औद्योगिक फेयर भी लगाया। लोगों को लेके आते थे, अपनी गाड़ियों में लेके आते थे, दिखाते थे कि ये प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं। और बहुत से लोग कहते थे कि हमें यही पता ही नहीं था कि नोएडा में भी ऐसी इंडस्ट्री लग गई है जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके से उद्योग भी आते रहे, कॉमर्शियल वेंचर बनते रहे। गंगा शॉपिंग सेंटर बनाया, ब्रह्मपुत्रा बनाया, इस तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी बढ़ी, सेक्टरों की दुकानें भी चलती रही। अच्छा, एक रोचक जानकारी है, ये जो गोल्फ कोर्स है ये कैसे बना था और किस तरीके से इस गोल्फ कोर्स को डेवलप किया गया, और आज की डेट में जो स्ट्रक्चर है, जो क्योंकि नोएडा की शान है गोल्फ कोर्स। जी, गोल्फ कोर्स बनाने का काम भी योगेश चंद्रा जी ने शुरू किया था उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे आर्मी की एक संस्था है AWHO, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो सेक्टर 28, 29, 37 में काम कर रही थी, मकान बन रहे थे। तो उन्हीं को कहा गया कि आप इसका सिविल काम करिए, और उन्होंने सिविल काम करना शुरू किया। कुछ सिविल काम हुआ, कुछ काम बीच में रुकता रहा, और इन द मीन टाइम ब्रजेन सहाय आ गए। तो उन्होंने फिर इस सारे काम को अपने हाथ में ले लिया, प्राधिकरण के हाथ में ले लिया, और प्राधिकरण के एक ऑफिसर की जिम्मेवारी लगाई कि आप इसका विकास कराइए। और एक बाहर की संस्था को लिया गया कि आप हमें ये बताइए कि गोल्फ के जो नियमों के अनुसार जो फेयरवे होते हैं वो कैसे होनी चाहिए, टी कैसी होनी चाहिए, और टोटल हम इसको कैसे डेवलप करें। और उस तरीके से इनिशियली पहले 9 होल का विकास किया गया, और उसको कहते हैं हाफ गोल्फ कोर्स, उसका विकास किया गया, और उसके फिर मेंबरशिप खोली गई। ये सच्चाई है कि गोल्फ कोर्स को चलाने में और शुरू करने में आर्मी के अधिकारियों का बड़ा अच्छा योगदान रहा है, और उनकी अच्छी भूमिका रही है, और उन्होंने बहुत अच्छा योगदान भी दिया है। पर गोल्फ कोर्स चलाने के लिए फिर एक अलग संस्था की जरूरत थी, और वो संस्था फिर नोएडा गोल्फ कोर्स सोसाइटी के नाम से बनाई गई। उसको रजिस्टर कराया गया, और उसका जो भी नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन होगा वो प्रेसिडेंट होगा, एक्स ऑफिशियो होगा, और जो CEO होगा वो वाइस चेयरमैन होगा। और यदि यहाँ पे CEO ही होगा तो वो वाइस चेयरमैन होगा, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री होगा वो चेयरमैन होगा। ऐसे वाइराज में प्रावधान किए गए। गोल्फ कोर्स चलना शुरू हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाई, ये सारा बाकी का विजन जो था विकास का गोल्फ कोर्स का, वो ब्रजेन सहाय जी के कार्यकाल में हुआ। और मेंबरशिप भी मैक्सिमम उन्हीं के कार्यकाल में हुई। उसमें अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए कि आर्मी वालों को भी देंगे, आर्मी सर्विस ऑफिसर जाते हैं उनको भी देंगे, उद्योगपतियों को वरीयता देंगे, और जो अपने एक्सट्रूडर्स हैं प्राधिकरण के हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के हैं क्लास 1, उनको भी मेंबरशिप देंगे।
और मेंबरशिप एक लिमिट उस वक्त तय कर दी गई कि जब तक पूरा गोल्फ कोर्स नहीं, बाकी का 9 होल डेवलप नहीं हो जाएंगे, तब तक उसकी मेंबरशिप हम मैक्सिमम 1500 रखेंगे। और इंटरनेशनल गोल्फिंग यूनियन के हिसाब से आप इतने बड़े गोल्फ कोर्स में लगभग 4000 के करीब मेंबर बना सकते हैं। आप आज इस तरीके से गोल्फ कोर्स का विकास भी हुआ और अब आज की डेट में गोल्फ कोर्स चल रहा है। एक महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है जो नोएडा की शान कहलाता है, उससे आप जुड़े हुए रहे, वो है डीएनडी का ब्रिज। तो डीएनडी के पुल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे विचार आया था ये, और क्या किसने इसको शुरुआती दौर में इसको आगे बढ़ाया था? जी सर, ये डीएनडी का ब्रिज की बात है। उस वक्त तो ये था कि हमें यमुना पे पुल बनाना है, और ये मास्टर प्लान में प्रोविजन योगेश चंद्रा ने कराया था। और ये पुल जहाँ आज की डेट में उतर रहा है, इसकी प्रपोजल यहीं उतारने की थी। अच्छा। उसके बाद क्योंकि फंड्स की कमी, नोएडा अथॉरिटी के पास इतने फंड्स नहीं होते थे, तो ये आगे आगे चलता गया, क्योंकि कहीं से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही थी। बाद में जब देखा गया कि निजामुद्दीन ब्रिज चौक हो गया है, ट्रैफिक इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है, ओखला बराज का पुल भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं ले पा रहा है अब, तो एक अलग पुल की जरूरत बहुत ज़्यादा आन पड़ी थी। तो उस वक्त फिर एक ऐसी संस्था के लिए खोज की गई कि जो ये पुल बनाए और फाइनेंस भी करे। हमें कम से कम सीड मनी देने की जरूरत पड़े। तो ये उस वक्त जब एग्रीमेंट किया गया, तो मिस्टर एन.ए. विश्वनाथन सीईओ होते थे, उनके टाइम पे एग्रीमेंट IL&FS के साथ किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। और नोएडा ने उस वक्त 10 करोड़ सीड मनी दी थी उनको, और बाकी का फाइनेंस उन्होंने खुद किया था या करवाया था। ये प्रोजेक्ट जैसे ही चलने लगा तो बहुत सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व थी, और खासकर मैक्सिमम एजेंसी दिल्ली सरकार की थी या भारत सरकार की थी। उनसे बहुत क्लियरेंस चाहिए थी, और IL&FS वाले एडजस्ट हो रहे थे, और उन्होंने फिर ये मन बना लिया था, और यहाँ नोएडा अथॉरिटी से उस पर सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रही थी कि इस प्रोजेक्ट को यहीं ख़त्म किया जाए, और उन्होंने एक प्रपोजल यहाँ चला भी दी थी। इन द मीन टाइम मेरी ट्रांसफ़र चेयरमैन ऑफिस से इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में हो गई, और ये प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। फिर मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टडी करने के बाद मैंने ये सोचा कि इस प्रोजेक्ट को हाथ से नहीं जाना देना चाहिए, ये अब नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा फिर। तो फिर मुझे बताया गया कि इसकी जो क्लियरेंसेज हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी होगी, दिल्ली गवर्नमेंट से होगी, अर्बन आर्ट कमीशन से होगी, दिल्ली के प्लानिंग बोर्ड से होगी, दिल्ली पुलिस से होगी, ट्रैफिक पुलिस से होगी, और भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से होगी। और ये इन सब से जब क्लियरेंस आएगी तभी फिर हमें अपने फाइनेंसर से बात कर पाएंगे हम, तब तक हमें पैसा कोई नहीं देगा, क्योंकि जब इसकी वाइबिलिटी नहीं होगी तो कैसे होगा। और इसकी स्टडी कराने के लिए हमें पुणे जाना पड़ेगा सेंट्रल वाटर पावर कमीशन में, और वो इसकी स्टडी करेगा कि नदी का बहाव कैसे होगा, आप उसके दोनों तरफ उसके बहाव को कैसे रेगुलेट करेंगे सेंटर में करने के लिए, और आप कितना उसकी हाइट और लेंथ और विड्थ होगी पुल की, जिससे कि पानी का बहाव भी डिस्टर्ब ना हो और लोगों को आवागमन में भी ज़्यादा सुविधा हो। तो ये मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा सपोर्ट अपने प्रशासन से भी नहीं मिलेगी, पर मैंने इस काम को लिया। और उस वक्त चीफ आर्किटेक्ट प्लानर त्रिभुवन सिंह थे, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, मैं जितनी उनकी प्रशंसा करूँ कम थी। और मैंने फिर एक एक करके MCD, दिल्ली गवर्नमेंट, अर्बन आर्ट कमीशन, दिल्ली प्लानिंग बोर्ड, इनमें जाना शुरू किया। लास्ट में जाके हमारी जो क्लियरेंस की कड़ी थी वो दिल्ली गवर्नमेंट में जाके अटक गई। अब वहाँ पे फिर यही था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से बात करें। अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से बात करने के लिए यहाँ से नोएडा प्राधिकरण से कुछ जाने को तैयार नहीं था। अब मैं इस अपने स्टेटस के हिसाब से देखते हुए मैं कैसे बात करता, तो मैंने फिर एक ऐसे उनकी पार्टी के फंक्शनरी को पकड़ा जो नोएडा में रहता था, और वो उन दिनों चीफ मिनिस्टर श्री साहिब सिंह वर्मा जी, वो आज की अब नहीं है बेचारे, वो मुझे उनके पास ले गया, और उन्होंने ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरे बड़े भाई हैं और ये ऐसे ऐसे हैं और ये ऐसे प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उनके लिए चैलेंज है।
तो उनका पहले दो टूक था, यार ये प्रोजेक्ट नहीं आएगा हमारे लिए, आश्रम चौक हो जाएगा, ट्रैफिक कैसे निकालेंगे, और इनको बोलो ओखला ले जाएं। ओखला पे जगह नहीं थी, अब जामिया में कहाँ निकालते हैं, वहाँ पे जगह ही नहीं थी। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर कि पुल ना बने, जामिया में तो जगह ही नहीं है, और वहाँ पे तो आज की ट्रैफिक नहीं निकल रही है, और यदि हम 8 लेन का और बना जाएंगे तो जब भी ऊपर आसमान में तो जाएगा नहीं। बिल्कुल सही बात। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा अच्छा मैं हम अपनी PWD प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिसेस सुमन थी, उनको बुलाया, तो वो भी सुनने को तैयार नहीं थी। तो खैर मैं 1 घंटा बात करने के बाद मैंने देखा कि अभी एक पहली मीटिंग में काम नहीं होगा, तो मैं 2 बार और मिला उनसे, और फिर अकेले में मिलता रहा, वो मेरे साथ गया जो पार्टी फंक्शन में था। अल्टीमेटली उन्होंने कहा यार कि मैं इस प्रोजेक्ट को कराता हूँ, मैं अब PWD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला रहा हूँ, वो वही सेम थी सुमन, और उनको बुलाया तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि बहना ये प्रोजेक्ट मुझे करना है, अब तो रास्ता निकालो इसका। तब अल्टीमेटली जब उन्होंने हाँ कर दी तो उन्होंने फिर एक कंडीशन रखी कि आश्रम के चौराहे पे क्या आप अपनी इसी ब्रिज की कॉस्ट पे फ्लाईओवर बना सकते हैं। तो उस वक्त मैं एग्रीमेंट के लिए ILFS के अधिकारी को ले गया था। अच्छा। तो उसने कहा जी कि हाँ, उस वक्त उसकी कॉस्ट लगभग 20 करोड़ की थी। तो उसने मेरे से बात की, मैंने कहा मुझे चेयरमैन से बात करनी पड़ेगी, और चेयरमैन नीरा यादव थी। मैंने कहा मैं बात नहीं करूँगा, हो सकता है वो मना ही कर दें, तो आप ILFS के MD को कहो। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि यदि ये 400-500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20 करोड़ हमें वहाँ भी करना पड़ जाए तो हमारे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि नहीं तो वो चौराहा चौक होता रहेगा। तो वो एकदम मान गए जी, और हमें साहिब सिंह वर्मा जी ने MCD का भी, अपना भी, दिल्ली प्लानिंग बोर्ड का भी, तीनों NOC दे दिया अगले दिन। और फिर हम उन NOC के लेके अर्बन आर्ट कमीशन में चले गए, उनको फाइल करते, वहाँ हियरिंग होती रही। अब ये प्रोजेक्ट आ गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और वहाँ पे डॉक्टर JP सिंह UP काडर के IAS ऑफिसर थे, वो सेक्रेटरी थे, और मैं उनको जानता भी था। मैं उनके पास मिला, अकेला जाके मीटिंग होती रही। उस वक्त ही हमारी जो भी मैनेजमेंट यहाँ पे थी नोएडा में, अधिकारी थे, उनकी गुड बुक्स में नहीं थे ज़्यादा, तो वो पहले थोड़ा सा नाराज थे, मेरे से नाराज हो रहे थे। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर ये पूरे टाउनशिप का सवाल है, और इसमें किसी इंडिविजुअल का मेरा भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच लेते हो, इसको देखें आप। और आप तो क्योंकि UP काडर के, और मैं आपको जानता भी हूँ, तो आप तो मेरी इमेज भी जानते हैं, और मैं आपकी इमेज जानता हूँ, तो आप इसको करा दीजिए। तब उन्होंने वहाँ से करा दिया ये। फिर ये हमें पूना चले गए हम, वहाँ पे CWP सेंट्रल वाटर कमीशन से इसका सर्वे कराया, इनका रिवर का बिहेवियर क्या होना चाहिए, साइड की पुश्ते कितने बड़े होने चाहिए, वो सारी रिपोर्ट लेके हम आ गए, उनको फीस दी हमने, और फिर जाके इन्होंने फिर टेंडर की और काम शुरू हो गया। जैसे ही काम शुरू हुआ और फाइनेंशियल एंगल बीच में आ गया पेमेंट रिलीज करने का, फिर मैंने कहा कि अभी यहाँ पे किसी दूसरे आदमी को लगाओ, मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में नहीं आऊँगा। जहाँ पे और भी आपको कोई क्लियरेंस चाहिए, कोई लाइसेंस चाहिए, मैं करता रहूँगा, पर इनकी मेजरमेंट करना, इनको कैसे पेमेंट रिलीज करानी है, कैसे करना है, और किसी टेक्निकल आदमी को लाइए। यहाँ तक मेरा रोल रहा, और मुझे खुशी है कि ये ब्रिज आज बहुत अच्छा चल रहा है, और एक अच्छी नोएडा के लिए लाइफ लाइन है आज की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और, आपको याद हो कि उस समय उद्घाटन जो इसका दिल्ली की तरफ से हुआ था, UP की तरफ से नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ कारण इसका समझ में आया कि नहीं? उसका कारण ही था जो बेसिकली ये जो यमुना रिवर है सारी दिल्ली में नहीं है, UP में भी है, ये लैंड UP में भी है, वो उद्घाटन दोनों के बीच में हुआ है। उसमें ये भी था कि कभी CM उधर से आएंगे तो बहुत आगे भी ना आना पड़े, और क्योंकि ब्रिज का उद्घाटन करना है तो फंक्शन ही ब्रिज पे रखा गया ये, इसका मेन कारण ये था, इसलिए यहाँ पे हुआ। और जहाँ तक टोल प्लाजा का सवाल है, टोल प्लाजा की प्रपोजल आ रही थी कि भाई दोनों तरफ टोल प्लाजा होना चाहिए, तो ये था कि दिल्ली में टोल का प्रोविजन नहीं है, उनका एक्ट अलाउ नहीं करता है, इसलिए हम प्लाजा वहाँ बना नहीं सकते थे, इसलिए हमें टोल प्लाजा अपने ही UP एरिया में ही बनाना पड़ा, और फंक्शन हो गया वो। अच्छा, नोएडा से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण एक आपने एक प्रोजेक्ट और बनाया, जो मतलब नोएडा में इस समय आस्था का केंद्र है, वो है साईं करुणा धाम, और एक सेक्टर 71 में है बाबा बालकनाथ मंदिर। इन दोनों मंदिरों की स्थापना कैसे हुई, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कैसे साईं करुणा धाम की नींव पड़ी, किस तरीके से प्रेरित हुए, कैसे ज़मीन मिली, थोड़ा सा विस्तार से बताइए।
सर साईं करुणा धाम मंदिर की स्थापना के लिए उस वक्त साईं मंदिर था, नाम नहीं था। हमारे श्रद्धेय गुरुजी डॉक्टर चंद्र भानु सतपथी जी, जो उन दिनों डीजी रैंक के अधिकारी थे और मुरादाबाद में थे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में। मैं उनसे मिलता रहता था। वो मेरे लिए भगवान समालित है, श्रद्धेय हैं सबके लिए, करोड़ों आदमी के लिए, साईं भक्तों के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब समय आ गया है कि नोएडा में एक अच्छा बड़ा साईं मंदिर बने। 40 में तो था ही। तो क्योंकि मैं अथॉरिटी में था, उन्होंने कहा यार कोई जगह देखो और हम फॉर्मली अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मेलिटी की पूरी करेंगे। तो देखते देखते पर ये एक साइट हमने ईयरमार्क किया और उसके लिए फिर हमने अलॉटमेंट एप्लीकेशन देने से पहले क्लियरेंस लेनी पड़ती है पुलिस की और एसडीएम दादरी की, सब दी गई। फिर एप्लीकेशन दी गई और ये अलॉटमेंट मिली। अलॉटमेंट मिलने के बाद फिर ये था कि इसका काम कैसे हो और कौन करे। मैं थोड़ा सा इस संस्था में डायरेक्ट जुड़ने के लिए रिलेक्टेंट था, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था और नोएडा में आप जानते ही हैं कि यहाँ की लोकल राजनीति भी ऐसी थी कि मैं वहाँ पे प्राधिकरण में एक अच्छे जिम्मेवार पोस्ट पे काम करने के बाद यहाँ टाइम भी नहीं दे पाऊंगा और जस्टिफाई भी नहीं कर पाऊंगा और मैं बिना मतलब के कंट्रोवर्सी का केंद्र न बन जाऊँ। खैर वो हमारे श्रद्धेय गुरु जी नहीं माने। मैंने कहा जी तो फिर मैं काम करूँगा, मेरा कहीं नाम है, मुझे फॉर्मल मत करना। तो फिर इसका काम हमने शुरू किया 1999 में। रवि माथुर जी के टाइम पे जब चेयरमैन थे, हमें ये इसकी अलॉटमेंट मिली थी। इसकी पूरी पेमेंट हमने जमा कराई थी और फिर आर्किटेक्ट अपॉइंट करके इसके सारे डिजाइन बनाए। अनिल सुतार जो राम सुतार के बेटे हैं, वो अभी यूएसए से पढ़ के आए थे, उन्होंने इसका डिजाइन बनाया था। और सारी अप्रूवल गुरुजी से कराने के बाद, अथॉरिटी से अप्रूव कराने के बाद फिर इसका काम शुरू किया गया। हमारा जो छोटा गुरु स्थान है, ये इसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा 2001 में हुई थी 17 अप्रैल को, और छोटा मंदिर शुरू हो गया और बड़े का काम चलता रहा। 13 अप्रैल 2003 को हमारा मुख्य मंदिर, सारी बिल्डिंग तैयार हो गई और इसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उसके बाद मंदिर चलने लग गया। उस वक्त हम भी सोचते थे कि बहुत अब बड़ा प्लॉट है और बड़ा मंदिर है, तो हमें 8-10 साल अभी कोई परेशानी नहीं आएगी, आराम से चलता रहेगा। पर हमें नहीं पता था कि 1 साल के अंदर अंदर एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और ये आस्था का केंद्र है। लोगों की जो भी मनोकामना होती है, जो भी उनकी श्रद्धा होती है, आजकल भक्त तभी ज़्यादा जुड़ते हैं जब उनकी मन की मुराद भी पूरी होती है। और अब थर्सडे को तो यहाँ पे एक मेले का उत्सव होता है। तो इस तरीके से ये मंदिर चल रहा है। भक्त आते हैं, हर थर्सडे को आते हैं, हर रोज आते हैं। थर्सडे और सैटरडे संडे तो ज़्यादा भीड़ होती है, थर्सडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कोविड से पहले यहाँ पे थर्सडे को 30 से 40 हज़ार डिवोटी आते थे सुबह से लेकर रात तक। अच्छा। कोविड में थोड़ा सेटबैक लगा, कोविड के बाद ही आते हैं। तो विनोद जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मंदिर चल रहा है, भक्त आ रहे हैं, डोनेशन भी आती हैं, सब आता है, पर हमारे गुरुजी का ये आदेश है, श्रद्धेय गुरुजी का, कि मंदिर बन गया, भक्त आते जाएंगे, जाते जाएंगे। हमें ऐसी एक्टिविटीज में ध्यान देना है जो समाज के ऐसे वंचित लोगों को वो सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि सबसे पहले आप एक यहाँ पे अच्छे डॉक्टर को बैठा के एक ओपीडी स्टार्ट करिए और मरीजों को देखिए, गरीब लोगों को देखिए। संपन्न लोग कहीं भी जा सकते हैं और उनको निःशुल्क दवाइयाँ भी दीजिए। तो हमने ओपीडी शुरू कर दी है। आज की डेट में सैटरडे को हमारे पे 8 डॉक्टर आते हैं। अच्छा। हेडेड बाय डॉक्टर जीसी वैष्णव, उनका नाम आप जानते हैं, बड़े मशहूर डॉक्टर, दिल्ली एनसीआर के मशहूर डॉक्टर हैं। उनके साथ 8 डॉक्टर की टीम आती है। गायनी है, पीडिया है, डेंटल है, आई है, कैंसर तक के रोग वो आते हैं, पल्मोनरी के हैं, फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस वाले भी आते हैं। और ऑन एंड एवरेज हर शनिवार को 100 पेशेंट रजिस्टर होता है। ये एवरेज से बता रहा हूँ कि कभी कभी तो 150-200 भी हो जाता है, जब बीमारी का जैसे होता है कि एक लहर से चलती है कि मौसम ऐसा है कि बीमारी ज़्यादा हो रही है। तो हम सबको रजिस्टर करते हैं और मंदिर अपने फंड से ही दवाइयाँ मंगवाता है। होलसेलर हमने फिक्स किए हुए हैं, उनसे मंगवाता है और दवाई बांटने के लिए हमने स्टाफ रखा हुआ है और वो स्टाफ दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से उनको बांटते हैं। और ये ओपीडी ऐसे चल रही है। दूसरा इसमें हमने ये किया है कि सेक्टर 5 गढ़ी चौखंडी 121 सेक्टर में
एक स्कूल चल रहा है, उसको दो संस्थाएं मिलकर चला रही हैं, एक नोएडा लोकमंच और एक हम हैं। नोएडा लोकमंच ने वहाँ पे जगह उपलब्ध कराई है लोकल गांव वालों के साथ मिलके, उनके प्रधान से मिलके, और मेकशिफ्ट कमरे बनाए, उसमें हमने सहयोग किया है। और वहाँ पे 550 बच्चा है। उन बच्चों को पढ़ाई के लिए जो भी बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी, पेन पेंसिल की जरूरत है, वो सब चीज़ें साईं करुणा धाम उनको उपलब्ध कराता है। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, पढ़ लिख के आगे बढ़े। तो 8वीं तक स्कूल चल रहा है और हम उनका बच्चों का मेडिकल चेकअप भी कराते रहते हैं। जो कुपोषित बच्चे हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट में आते हैं कि उनको पोषित करने की जरूरत है, उन बच्चों को हम हर रोज 200 ग्राम गाय का दूध देते हैं। 20 लीटर दूध वहाँ पे रोज आता है और वहाँ पे हम उन सब बच्चों को 200 ग्राम देते हैं। और यहाँ मंदिर से उनके लिए शाम को खिचड़ी, दलिया, पुलाव, ऐसा हम भोजन भेजते हैं ऐसे बना के, विद प्रॉपर इंग्रेडिएंट, मतलब उसमें सब्जी भी हो, घी भी हो, देसी घी हो, जिससे बच्चों को उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो। हम पूरी ऐसी चीज़ नहीं देते उनको, ये हम उनको दे रहे हैं जी। तीसरा है कि जिला अस्पताल में कोई प्रोविज़न नहीं था पेशेंट्स को दोपहर को रात के भोजन का। सीएमओ डीएम से बात करके मीनू उन्होंने डिसाइड किया, और दोपहर का और शाम के पेशेंट के लिए यहाँ से भोजन जाता है और उनको बांटा जाता है। ये एक्टिविटी हम रेगुलर करते हैं। समय समय पर हम दूर दराज के इलाकों में, गरीबों के उसमें जाके हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, डॉक्टर जाते हैं और उनको दवाइयाँ देते हैं। सर्दियों में हम रात को 12-1 बजे के बाद निकलते हैं गाड़ी में, कंबल और शॉल लेके, और जो लोग सड़क के किनारे या ऐसे झुग्गी बस्ती में सो रहे होते हैं और जो ठंड से सिकुड़ रहे हैं, उनको देते हैं। फिजिकली जाके उनको कंबल चादर उनको दे के तब आते हैं। ये हमारी संस्था इस तरीके से चल रहे हैं। जी जी जी। बाबा बालकनाथ मंदिर के बारे में? बाबा बालकनाथ का मंदिर का भी ऐसे था जी के सेक्टर 22 में एक मंदिर है, वो के पार्क में बना हुआ था, और भी मंदिर थे, वहाँ भी बाबा बालकनाथ की मूर्ति की स्थापना हुई थी। वो बहुत कम जगह थी और हमारे भक्तों को हिमाचल के, पंजाब के, हरियाणा के, जम्मू के लोग बाबा बालकनाथ को बहुत मानते हैं, और दिस पार्ट ऑफ यूपी आल्सो, पश्चिमांचल जो है वो भी मानते हैं। तो बहुत कम जगह पड़ रही थी, तो हमने एक प्रॉपर अथॉरिटी में अप्लाई करके सारी फॉर्मेलिटीज करके 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट सेक्टर 71 में लिया। वहाँ पे एक आज की डेट में अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे बाबा बालकनाथ के साथ साथ हमने हनुमान जी के और शिव जी की स्थापना की है, और शिवलिंग शिव परिवार के साथ स्थापना की है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हमने 2009 में की थी। अब 19 तारीख को उसका 14वां स्थापना दिवस, 19 फरवरी को 14वां स्थापना दिवस है। इस मंदिर को चलाने के लिए एक समिति बनाते हैं। उस समिति का गठन प्राय मेरे ही द्वारा किया जाता है, और सारे लोग मिल बैठ के हम सहमति के साथ सब काम करते हैं। और वहाँ पे क्योंकि बाबा बालकनाथ के यहाँ पे रोड प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो रविवार को ज़्यादा चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे रविवार को मेला लगता है, लोग आते हैं। और बाकी मंगलवार को और सोमवार को भी तो वहाँ पे आते हैं, शिव जी के लिए, हनुमान जी के लिए। और वो मंदिर आज की डेट में अच्छा चल रहा है और एक भव्य मंदिर बन चुका है। और जब हमारा वहाँ पे भी एनुअल डे होता है तो हम अपने कल्चर को जिंदा रखते हुए हिमाचल से ही गायक और वो बनाते हैं, बुलाते हैं। और जो हम इस शनिवार संडे को जैसे हमारा एनुअल डे है, तो वहाँ पे जो हम भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था भंडारे की जी करते हैं, उसके लिए हम जो भंडारा बनाने वाले उनको भी हिमाचल से लाते हैं। अच्छा, कि हमारी अपनी जो धाम होती है वही यहाँ पे बने। तो इस तरीके से वो मंदिर बहुत अच्छा चल रहा है। और आज की डेट में वहाँ के सारी टीम के जो जितने कार्यकर्ता हैं वो बड़े अच्छे कर्मठ हैं और बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। और बस चलते हुए आखिरी सवाल ये कि 1976 से इतने साल नोएडा को बने हो गए, आपके मन में कोई ऐसा ख्याल है कि नोएडा में ये चीज़ अगर और हो जाए? नोएडा में बहुत प्रोग्रेस हुई है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, लेकिन पॉजिटिव आपके मन में रहता हो कि भाई ऐसा विचार आया होगा, कभी हो सकता प्लानिंग में आया हो, फाइल में आया हो, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया, तो आपके मन में कैसे विचार? नोएडा में आर्ट एंड कल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पे ऐसा एक भवन होना चाहिए था। यहाँ पे एक ऐसा भी होना चाहिए था जैसे कि दिल्ली में छोटे छोटे ऑडिटोरियम हैं जहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोग या दूसरे
कलाकार नाटक वगैरह करते हैं, उस माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। जैसे धूम्रपान ना करें, लोग चरित्रवान बने, और कैसे दूसरों की सहायता की जा सके, इस तरीके से इन चीज़ों की कमी है। सोशल गैदरिंग में थोड़ी सी कमी है। जो सेक्टर के लोग छोटे मोटे फंक्शन करते हैं, एक वही रह गई है। जैसे हैबिटेट सेंटर की तरह एक बड़ा सेंटर यहाँ पे होना चाहिए था। क्योंकि गोल्फ कोर्स तो एक एलाइट हो गया, सेक्टर 15 का क्लब तो एलाइट लोगों का है, वहाँ पे 12 के लोग मेंबर नहीं बन सकते हैं ऐसे, क्योंकि अब इस शहर की जनसंख्या 20 लाख के आसपास टच कर रही है। तो यहाँ पे 2-3 ऐसे केंद्र होना बहुत जरूरी है। जी। और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे बैठ के अपनी कुछ बातचीत कर सकें या वो अपनी गेट टुगेदर कर सकें। इस तरीके की सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है, और ये शासन को सोचना चाहिए इस बारे में, इस तरीके की सुविधा भी करें। और इंटरनल ट्रांसपोर्ट की जरूरत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इंटरनल ट्रांसपोर्ट जो अब नहीं है, मेट्रो तो एक लिंक है और बहुत अच्छा लाइफलाइन बन गया आज की डेट में, पर मेट्रो तो एक सिर्फ सीधे पॉइंट पे आती है। उनको आगे जोड़ने के लिए बीच बीच में कभी लोकल बस चलाते हैं, फिर बंद हो जाती है वो। इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि इससे भी लोगों को सुविधा मिल सके। अभी आप सुन रहे थे R.K. शर्मा जी को, और उन्होंने नोएडा में जो माइलस्टोन स्थापित किए, चाहे DND हो, चाहे गोल्फ कोर्स के निर्माण में भूमिका हो, साईं करुणा धाम को लेकर, या सेक्टर 71 के बालकनाथ मंदिर को लेकर उनकी भूमिका सार्थक रही है। ऐसे व्यक्तित्व के साथ हम और आगे भी अगली कड़ी में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे समय दिया और सारी बातें जो भी पूछे मैंने कोशिश की है कि मैं हर बात का धन्यवाद डिटेल में जवाब दूँ।